यस हेलो एवरीवन, आई एम मोहिद अहमद सिद्दीकी। अपनी इस वीडियो में मैं जो है वो रिसीट्स और पेमेंट्स के मज़ीद जो है वो मेथड्स मैं इसमें डिस्क्राइब करूँगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो इसमें जो है आप लोगों के साथ जो शेयर की है, उसके अंदर मैंने जो है वो कुछ बैंकिंग के कुछ जो है वो बैंकिंग के मेथड्स को मैंने डिस्क्राइब किया था। मिसाल के तौर पे जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि देखें, पहली बात है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है नॉर्मली अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रेडिट कार्ड का। आपको पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड होता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन इसमें और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क ये है कि क्रेडिट कार्ड में हम बैंक के पैसे इस्तेमाल करते हैं, बैंक से पेमेंट करवाते हैं अपनी परचेजेस की या अपनी बिल्स की। जबकि डेबिट कार्ड में क्या होता है कि हम जो है वो अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से जो है वो पैसे जो है वो पे करते हैं। जब हम डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो पैसे जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं ईएफटी पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ईएफटी पोस्ट आपने देखा होगा, डिपेंडिंग will take place either through the credit or through an EFT post, electronic funds transfer at the point of sale। ये क्या होता है? ये जो आपने देखा होगा कि जो मशीन होती है डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की, ये कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एट द पॉइंट ऑफ सेल। और वो पॉइंट जहाँ पे जो है वो हमारा जहाँ पे हम अपना कार्ड चार्ज कराते हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ सेल। मिसाल के तौर पे एक सुपर मार्केट है, वहाँ से आप परचेजेस कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस जगह पे आप पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या है, वो आपका पॉइंट ऑफ सेल कहलाएगा। यानी कि जहाँ से आप चेक आउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपने ली जो आपको चाहिए थी सुपरमार्केट से, आपने अपनी बास्केट में ली, आप पहुँचे कहाँ पे? कैशियर के पास, कैश रजिस्टर पे। तो वहाँ पे जो है आपका कार्ड चार्ज होगा, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ सेल या इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एट द पॉइंट ऑफ सेल। क्योंकि आपने जो फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए हैं अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड देखें। चार्ज कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है? चार्ज कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क ये होता है कि चार्ज कार्ड में जो है वो आपको महीने के आखिर में जो है वो अपने बिल्स जो आपने जो यानी कि अपना जो जो भी बैलेंस आ जाता है चार्ज कार्ड के अंदर होता है। चार्ज कार्ड भी क्रेडिट कार्ड के जैसा है, लेकिन मंथ एंड पे आपको उसका बैलेंस जो है ना वो क्लियर करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता कि आपको मंथ एंड पे बैलेंस क्लियर करना पड़े, बल्कि क्या होता है कि वो जो बैलेंस आपका क्रेडिट कार्ड में आ रहा होता है, जो अमाउंट, जितने अमाउंट की आपने परचेज की हुई होती है क्रेडिट कार्ड से, जो भी बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। तो ये फ़र्क है चार्ज कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में, कि चार्ज कार्ड में हमें मंथ एंड पे लाजमी जो है वो बैलेंस अपना जो है वो सेट ऑफ करना होता है और पेमेंट करनी होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा जो है वो नहीं होता। ठीक है। तो ये फ़र्क है चार्ज कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में। अच्छा, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स पे हम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स में देखें, ये जो है ना पॉपुलर जो पेमेंट्स है ना कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, वो है एक एप्पल पे और दूसरा है एंड्रॉयड पे। ठीक है। तो एप्पल पे और एंड्रॉयड पे जो है ये एक सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया, पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपने आईफोन आईपैड्स वगैरह के लिए। उसके बाद फिर गूगल गूगल ने एक और सिस्टम, एक एंड्रॉयड पे के नाम से एक और सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ये दोनों जो है ना मेथड्स ऑफ पेमेंट है। इसके थ्रू जो है वो आप क्या करते हैं, आप जो है ना वो अपनी डिवाइस से, जो भी आपके पास जो है वो इक्विपमेंट है, डिवाइस है, उसके थ्रू आप जो है वो पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, अपने जो है वो अपने मोबाइल के थ्रू या अपने टैबलेट के थ्रू, जहाँ भी आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या जहाँ भी आपके पास जो है वो आई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू आप जो है वो एक तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो आप करते हैं इस सिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अब आप अगर आप इसके ऊपर जो है वो मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो देखें, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में क्या होता है कि इसके ऊपर ना कुछ कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स दैट मे बी अप्लाइड रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं? ये कस्टमर की अपनी चॉइस है, कस्टमर की अपनी चॉइस है वेदर और नॉट टू मेक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। ठीक है। ये जो है ना कस्टमर की जो है, यानी कि देखें,
इसमें कस्टमर के पास चॉइस होती है कि क्या वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहता है या वो कोई और मेथड जो है वो इख्तियार करना चाहता है पेमेंट के लिए। अगर वो समझता है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट या जो इसके थ्रू जो पेमेंट हो रही है एप्पल पे के ज़रिए या गूगल पे के ज़रिए वो इतनी सिक्योर नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि द कस्टमर हैज़ द राइट टू रिक्वेस्ट अ रिसीट एज एविडेंस दैट द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस। कस्टमर के पास ये भी इख्तियार होता है कि वो जो है वो एक रिसीट जो है एज अ एविडेंस वो मांग सके। अच्छा, द कस्टमर हैज़ द राइट टू चैलेंज और क्वेरी द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्टैक्टलेस दैट अपीयर ऑन देयर स्टेटमेंट। अच्छा, अगर देखें कोई ऐसी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है जो कस्टमर समझता है कि गलत हुई है और जो है वो उसके उनके लिहाज से नहीं हुई, उनके लिहाज से गलत है, तो उनके पास ये राइट है कि वो उस पेमेंट को चैलेंज कर सकें। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मॉनेटरी लिमिट भी हम प्लेस कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई हम एक लिमिट लगा दें इसके ऊपर कि इतने अमाउंट तक की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सकती है। इसके बाद जो है ना, इसके अलावा जो है ना, इससे ज़्यादा अमाउंट की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है ना वो ना नहीं करेंगे आप। अब ये कौन करता है, ये कौन करता है, ये वो बंदा जो ये मेथड इस्तेमाल कर रहा है। ये कौन करता है, ये जो है ना, ये कौन करेगा कि भाई ये जो है ये वो बंदा जो है वो जो है लगाएगा लिमिट जो ये मेथड इस्तेमाल कर रहा है पेमेंट का। आई ये एप्पल पे या गूगल पे का जो मेथड जो भी इस्तेमाल कर रहा है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कोई कंपनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो जो है वो या मुख्तलिफ वेबसाइट्स में ये हो सकता है कि वो एक लिमिट लगा दें कि भाई इतने वैल्यू तक का जो अमाउंट है वो तो हम आपसे ले लेंगे वाया डेबिट कार्ड ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड या जो भी, यानी कि हम जो है ये इतना अमाउंट जो है वो हम आपसे इलेक्ट्रॉनिकली ले लेंगे, लेकिन इससे ऊपर जो है ना वो हम आपसे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं लेंगे। ठीक है। अब इसमें ये भी है कि देखें एक लिमिट, एक एक रिस्ट्रिक्शन और इसके ऊपर लग सकती है कि इतनी ट्रांजैक्शंस आप पूरे दिन में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के थ्रू इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। Following authorization of is encrypted, only the paying bank or card company will be able to match the transaction code विद द अकाउंट होल्डर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू जो आप एक्सचेंज करेंगे या जो भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, उसका जो एक्सेस है वो किसके पास होगा, वो उस बैंक के पास होगा जिस जहाँ से जो है वो क्या हुआ है, जहाँ से जो है वो कार्ड जो है वो आपका इशू हुआ है। अच्छा, एक इसके अंदर पॉइंट और है जो मैं जो है वो यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि देखें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में क्या होता है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में जो है ना वो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो लिंक होता है। आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है ना वो लिंक होता है कि इन सर्विसेज से, जैसे ये एप्पल पे सर्विस है या एंड्रॉयड पे सर्विस है, इनसे ना लिंक होता है। तो जहाँ जहाँ आपको जो है वो फैसिलिटी आपके पास फैसिलिटी मौजूद है कि आप एप्पल पे से पेमेंट कर दें या एंड्रॉयड पे से आप पेमेंट कर दें, वहाँ वहाँ क्या होगा कि आप अपने डेबिट कार्ड से इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टली जो है ना वो आप इन सर्विसेज के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सर्विसेज क्या है कि आपकी जो है ना ये सर्विसेज आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है ना वो इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अब इसमें जो है वो एक चीज़ मैंने एक और इस तरह की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट देखी है, मिसाल के तौर पे फेसबुक है। फेसबुक में भी ये होता है कि जो है अगर जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि फेसबुक एक पेड एडवर्टीजमेंट हम लोग करवाते हैं फेसबुक के थ्रू, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने कार्ड को ना लिंक कर देते हैं फेसबुक के अकाउंट से। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो पेड मार्केटिंग करवाने की, हम क्या करते हैं कि फेसबुक को पेमेंट करते हैं, तो हमारा कार्ड जो है वो फेसबुक से लिंक होता है। तो वो डायरेक्टली क्या करता है कि हमारे अकाउंट से जो है वो अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली जो है वो डिडक्ट हो जाता है, फेसबुक के पास चला जाता है वो अमाउंट। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि ये देखें ये होती है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। अच्छा, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो क्या होता है, इन सर्विसेज से जो है वो लिंक होता है। एप्पल पे या एंड्रॉयड
पे से जो है वो आपका जो है लिंक होता है। दूसरे भी हो सकते हैं, फेसबुक से भी आपका लिंक हो सकता है, या किसी और इस तरह की एप्लीकेशन से भी आपका जो है वो कार्ड जो है वो लिंक हो सकता है। अच्छा, अब देखें ऑटोमेटेड बैंक पेमेंट्स पे आ जाते हैं। बैक्स पेमेंट, BACS stands for Banks Automated Clearing System. It is a system for making between bank accounts of different banks that reduces the amount of paperwork and effort required. BACS is used. अच्छा देखें, बैंक्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम क्या है कि जो है यहाँ पे देखें आप, ये आपको एक जो है वो डॉक्यूमेंट दिया गया है, एक एक सैंपल दिया गया है डॉक्यूमेंट का, बैक्स पेमेंट लिस्टिंग। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ये कस्टमर है, ठीक है ना, और ये कस्टमर जो है अपने जो है वो सप्लायर्स को या किसी को भी जो है, यानी कि ये जो कंपनी है ABC ट्रेडिंग लिमिटेड, ये इसको पेमेंट्स करनी है। तो जिन लोगों को भी पेमेंट्स करनी है ना, कंपनी क्या करेगी कि ये फॉर्म फिल करेगी, ये एक तरह का फॉर्म है या एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को फिल करेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसको पेमेंट करनी है, या उस कंपनी का नाम आ जाएगा, बिजनेस का नाम आ जाएगा जिसको पेमेंट करनी है, और यहाँ पे उस बिजनेस का अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे शॉर्ट कोड या ब्रांच कोड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो है ये फॉर्म जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये कंपनी क्या करेगी, यानी कि ABC ट्रेडिंग लिमिटेड अपने बैंक को नेशनल सदर्न बैंक को भेज देगी। तो जिन जिन लोगों का यहाँ पे नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा और अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट जो है इन पेईस के नाम पे और इनके अकाउंट्स में जो है जो जो अमाउंट्स होंगे वो डायरेक्टली नेशनल सदर्न बैंक जो है वो क्या करेगा, इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ये अनयूजुअल फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, मीडिया एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि ना क्या गलतियाँ क्या हो सकती हैं पेमेंट्स की जो है, जब हम पेमेंट्स करते हैं या जब हम चेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें गलतियाँ क्या हो सकती हैं। देखिए, एक तो गलती ये कि चेक बनाने में ही आपने कोई गलती कर दी, आपने नाम गलत लिख दिया, पेई का नाम गलत लिख दिया जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने वर्ड्स में अमाउंट कुछ और लिख दिया और आपने जो है वो फिगर्स में अमाउंट कुछ और लिख दिया। तो ये क्या है, ये सारी ये गलतियाँ, यानी कि आपने चेक सही से भरा नहीं, एक तो गलती ये हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपका जो है चेक वो टाइम बार्ड हो गया या आउट ऑफ डेट हो गया, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया। तो जब चेक 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है, उसको बैंक जो है वो डिसऑनर कर देता है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स एक्सीडेड। देखें, क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, जब आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है तो उसकी एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाए ये तो फिर फर्दर उस पे जो है वो कोई परचेजिंग नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाया, उसकी लिमिट है 100,000, तो 100,000 से आगे जो है वो कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जब आप 100,000 की परचेजेस उससे कर लेंगे तो देन आप उससे आगे जो है वो उसकी ना आप मज़ीद आप परचेजेस नहीं कर सकते। आपको पहले अपना जो है वो पहले आपको बैंक को पेमेंट करके क्या करना पड़ेगा, जो आपका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट कार्ड में उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट डिसएग्रीज विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे ये जो है कुछ एग्जांपल्स इसने ऐसे दिए हैं कि ना, मिसाल के तौर पे इनवाइस कुछ और अमाउंट की है, लेकिन अमाउंट जो है वो जो पेमेंट हो गई वो कुछ और अमाउंट की पेमेंट हो गई। मिसाल के तौर पे जो है आपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया, फर्ज करेंगे लेट सपोज 1,000 की इनवॉइस थी, आपने डिस्काउंट दिया 20%। डिस्काउंट उन्होंने गलत कैलकुलेट कर लिया, उन्होंने जो है 20 के बजाय जो है लेट सपोज 25% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। तो जो पेमेंट थी 800 की, वो 800 के बजाय उन्होंने पेमेंट की 750 की। ठीक है, तो जब ऐसा इस तरह का अगर कोई मसला होगा तो अब उन्होंने 750 की पेमेंट कर दी। ठीक है, 750 की पेमेंट कर दी, करनी कितने की चाहिए थी, 800 की चाहिए थी। तो जो 750, फर्ज करें कि जो आपके कस्टमर से आपको 750 जो मिला है अमाउंट, उस अमाउंट को आप बैंक में जमा करा दें। ठीक है, और जो अमाउंट अब जो रह गया है, जो अमाउंट रह गया $50 का जो अमाउंट रह गया, वो आप अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि वो अमाउंट वो आपको दें, वो बैलेंस की जो है वो आपको पेमेंट करें। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर अमाउंट जो है वो आपको सही अमाउंट नहीं मिला, यानी कि इनकरेक्ट अमाउंट की पेमेंट हो गई है और आप वो पेमेंट वापस कर देते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं आप हमें पूरी पेमेंट दें, तो ये जो है ना ये एक सही बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, ये एक गलत बिजनेस प्रैक्टिस है।
और बिल्कुल इसी तरह, या आप अमाउंट जो आपको, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मिलने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, और जो पैसे आपको मिल चुके हैं वो पैसे आप बैंक में जमा नहीं करा रहे, तो ये भी जो है ये क्या है, ये एक गलत बिजनेस प्रैक्टिस है। ओकेजनली यू माइट बी आस्क्ड टू चेक द मनी against the recorded sales from the till roll. The amount that collected might be less than that recorded. If this happened, some money possibly would have gone missing. It might well have been stolen. The appropriate might seem obvious. Carry out the check again to make sure that it कैलकुलेट द अमाउंट दैट सीम्स टू बी इन्फॉर्म द सुपरवाइजर। देखिए यहाँ पे ये है कि अगर आप एक कैशियर का काम कर रहे हैं और आप एक कैश रजिस्टर चला रहे हैं, ठीक है। अब कैश रजिस्टर चलाने में नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली एक नॉर्मल मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो है वो ये होता है कि ना, जो आपका जो कैश जो आप काउंट करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, और जो कैश रजिस्टर में जो कैश आ रहा होता है ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो मैच नहीं होता। तो अब देखें, अगर मैच नहीं हुआ तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको जो है ना वो ऐसी सूरत में आपको रिकाउंटिंग करनी चाहिए, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है वो कहते हैं कि नहीं यार, अब तो कल से जो है ना, जब तक ये कैश टैली नहीं होगा मैं आगे काम नहीं करूंगा, तो ये जो है ना, ये एक गलत प्रैक्टिस है। तो ये गलत है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉयज। देखें, जब हम एम्प्लॉयज, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयज ने जो खर्चे किए उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ना मुख्तलिफ हमारे ना चेक्स होते हैं, मुख्तलिफ हमारी जो है कंट्रोल्स होते हैं। पहली बात यह है कि जो पैसे एम्प्लॉय, द क्लेम मे नॉट हैव बीन ऑथोराइज इन एडवांस। देखें, अब अगर आप किसी एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं कहीं किसी काम से खर्च करने के लिए, मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में एक प्यून है, ठीक है, आप उसको कहते हैं कि यार ये ज़रा चाय का इंतज़ाम करो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एडवांस में जो है उसको पेमेंट करनी चाहिए कि भाई ये पैसे तुम मैं दे रहा हूँ, इसमें से तुम्हें जो है वो जो भी सामान है चाय का वो तुम्हें इसमें से लाना है, ठीक है। अब वो बंदा जाएगा, वो चाय का सामान लेके आएगा, ठीक है, उसमें पत्ती भी होगी, दूध भी होगा, उसमें शक्कर भी होगी। अब आपने दिए थे उसको, लेट सपोज 500 रुपये, 500 रुपीज़ आपने उसको दिए, वो ये तमाम चीज़ें ले आता है, लेट सपोज 300 रुपीज़ की उसको मिली, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उससे वो इनवॉइस लेनी चाहिए जहाँ से उसने वो सामान लाया, वो कितने का लाया, वहाँ से वो रसीद बनवा के लाएगा, आपको दिखाएगा कि भाई मैंने इतनी की चीज़ें ये खरीदी और इसकी ये रसीद है। जैसे 300 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं तो 300 रुपये की रसीद उसको आपको दिखानी चाहिए, और बाकी 200 रुपये उसको आपको वापस करने चाहिए। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जब हम एम्प्लॉयज़ को खर्चे करने के लिए अपने जो है वो उनको देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, देयर में बी इनसफिशेंट सपोर्टिंग एविडेंस। देखें, अब एक बंदे ने खर्चा कर दिया, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए थे, खर्चा कर दिया, लेकिन उसके पास जो है ना वो रसीद नहीं है, वो रसीद नहीं है, ठीक है, वो रसीद वो बोल रहा है कि मैं रसीद ला रहा था, रास्ते में मैं उनसे खो गई रसीद। अबे भाई खो गई तो हम क्या करें, लाओ पैसे निकालो जो तुम्हें पैसे दिए थे हमने, ठीक है। तो जो है ना ये इस तरह का, द क्लेम एक्सीड्स द एम्प्लॉयज ऑथोराइज लिमिट। अच्छा, अब इसके ऊपर ना कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर बड़ी कंपनीज में ये होता है कि एक ऑथोराइज लिमिट भी होती है कि आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉय को चाहिए कि जब वो खर्चा करे तो वो उससे ज़्यादा जो उसका क्लेम जितने का वो उसकी क्लेम की लिमिट है उससे ज़्यादा वो खर्चा वो नहीं करे। और हमें भी चाहिए कि हम उससे ज़्यादा पैसे एम्प्लॉय को अपने नहीं दें, जो उसकी ऑथोराइज लिमिट है उससे ज़्यादा हम उसको कैश में से रीइम्बर्स नहीं करें। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो हम खर्चे के पैसे देते हैं, ये यहाँ पे इसके कुछ कंट्रोल्स की बात हुई है, ठीक है। आगे चलें, अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए ना रेलेवेंट है। देखिए, बैंकिंग मनीज रिसीव्ड। अच्छा, अब जो है ना हम जब पैसे जमा कराते हैं बैंक में तो किस तरह से कराते हैं, हम पेइंग इन स्लिप्स या डिपॉजिट स्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अब आप देखें यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूके बेस्ड पेइंग स्लिप। अब ये जो आपको पेइंग स्लिप दी गई है, ये किसकी दी गई है, ये आपको यूके की पेइंग स्लिप दी गई है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सिमिलर फॉर्म्स आर यूज्ड विद एप्रोप्रिएट चेंजेस
फॉर रेलेवेंट करेंसी इन अदर कंट्रीज। ये शायद आपको यहाँ पे नहीं आ रहा होगा इतना सही समझ में, लेकिन इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डिपॉजिट स्लिप है, जो यानी कि जो डिपॉजिट स्लिप है, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स दूसरे मुल्कों में जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। तो ये जो पेइंग इन स्लिप की जो फॉर्म है, ये क्या है, ये यूके में जो पेइंग स्लिप इस्तेमाल हो रही है, ये जो डिपॉजिट स्लिप इस्तेमाल हो रही है, ये उसकी एक फॉर्म, उसका एक सैम्पल है। इफ यू हैव योर ओन बैंक अकाउंट यू शुड हैव पेइंग इन स्लिप्स of your own, either at the back of your chair or in a separate book leaf of paying from the bank. अच्छा, the front side of the paying gives details of the business bank account together with a summary of the notes and coins being paid in and the total value of the checks. अच्छा, अब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो है क्या किसका जो है वो आएगा यहाँ पे, द फ्रंट साइड ऑफ द पेइंग इन स्लिप गिव्स डिटेल ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट। अच्छा, इसके फ्रंट साइड पे क्या होगा कि बिजनेस का नाम आएगा टुगेदर विद समरी ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स बीइंग पेड इन एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द चेक्स। द टर्म सिल्वर रेफर्स टू स्मॉल सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, सिल्वर से मुराद है जो छोटे कॉइन्स है, 5 पेनीज और 10 पेनीज के कॉइन्स है, 10 पेंस के जो कॉइन्स है refers to small coins and bronze refers to 1 pence and 2 pence coins। अच्छा, इसमें जो है ब्रॉन्ज का मतलब है कि 1 पेनी के या 2 पेनी के कॉइन, और सिल्वर का मतलब है 5 पेनी या 10 पेनी के कॉइन्स। ठीक है, छोटे छोटे कॉइन्स हैं, सिल्वर के जो कॉइन्स हैं वो 5 पेनी या 10 पेनी वाले कॉइन है, और ब्रॉन्ज के जो कॉइन होंगे वो किस कौन से होते हैं, वो 1 पेनी या 2 पेनी वाले कॉइन होते हैं यूके में। ठीक है। अच्छा, अब इस पेइंग इन स्लिप पे क्या आ रहा है सर, पेइंग इन स्लिप पे देखें, पहले तो जो है ये बैंक का नाम आ रहा है, फिर बैंक की ब्रांच जहाँ पे ये पेइंग इन स्लिप जो है वो जमा कराई जा रही है, और किसके अकाउंट में जमा कराई जा रही है, उस बंदे का नाम है। ठीक है, और बाकी ये अकाउंट नंबर आ गया यहाँ पे, और कितने चेक जमा कराए जा रहे हैं सर, 3 चेक जमा कराए जा रहे हैं, तो 3 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब जो है देखें बैक साइड पे भी इसने ना कुछ यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, द रिवर्स साइड ऑफ द पेइंग इन स्लिप इज यूज टू आइटमाइज द इंडिविजुअल चेक्स। Similar forms are used with appropriate changes for relevant currency in other countries। अच्छा, अब देखें यहाँ पे यूके में ये है कि इसमें क्या है, द रिवर्स साइड ऑफ द पेइंग इन स्लिप इज यूज टू आइटमाइज द इंडिविजुअल चेक्स। यानी कि बैक साइड पे पेइंग इन स्लिप की जो बैक साइड है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है वो जो भी चेक इन्होंने जमा कराए, जैसे इन्होंने 3 चेक जमा कराए तो 3 चेक आ रहे हैं, और ये चेक के नंबर के साथ आ रहे हैं, चेक नंबर दिस, चेक नंबर दिस एंड चेक नंबर दिस। और इसकी यहाँ पे जो है इसका मेरा ख्याल है कि इज यूज टू आइटमाइज द इंडिविजुअल चेक्स, इस इन चेक्स का जो है 42635, ये मेरा ख्याल है कि ये इन चेक्स का कोई कोड है, या कोई जो है वो चेक्स पीओज एटसेट्रा। ये नंबर जो है इसके बारे में आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये क्या है, ये शॉर्ट कोड है, क्योंकि एक्चुअली ये जो पेइंग इन स्लिप का जो फॉर्मेट है ये क्या है, ये यूके का फॉर्मेट है। यहाँ पे नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में वो पेइंग इन स्लिप्स ऐसी नहीं होती हैं, बल्कि उसमें क्या होता है कि उसमें फ्रंट साइड पर ही क्या होता है कि तमाम डिटेल मौजूद होती है, चेक नंबर वगैरह सब यहाँ पे आ जाता है, वो इसके फ्रंट के पेन स्लिप के फ्रंट पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, पेइंग नोट्स एंड कॉइन्स एंड चेक्स इनटू अ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेइंग नोट्स एंड कॉइन्स एंड चेक्स इनटू अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम जो जमा करा रहे हैं, हम जो है नोट्स या कॉइन्स या चेक्स जो है वो बैंक अकाउंट में कैसे जमा कराएंगे, इनटू अ बैंक अकाउंट। द प्रोसीजर्स, इसका ना कुछ प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो बैंक में जो है वो कैश जो है, एक्चुअली कैश जो है वो जिसमें यानी कि कैश में ये सारी चीज़ें आती हैं, नोट्स कॉइन्स
और कैश भी और इसके अलावा चेक भी, ये जो है हम बैंक अकाउंट में किस तरह से जमा कराएंगे। तो अच्छा, इसके अंदर क्या है ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है जहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये जो पूरी एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या है, ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल सी एक एग्जाम्पल है। इसको आप खुद भी जो है, अगर आपके पास ये कैप्लन का स्टडी टेक्स्ट मौजूद है FA1 का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि देखें, जो हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है, हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है उसमें 50 पाउंड के 2 नोट हैं, 20 पाउंड्स के 43 नोट्स हैं, 10 पाउंड्स के 159 नोट्स हैं। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे 1 पाउंड के हमारे पास 53 नोट्स हैं, 2 पाउंड के 20 नोट्स हैं। ठीक है, नंबर फॉर कैश फ्लोट। अच्छा, अब ये जो 2 पाउंड के 20 नोट है ना हमारे पास, इसमें से 5 नोट ऐसे होंगे जो हम किसके लिए रख लेंगे, हम फ्लोट के लिए रख लेंगे। फ्लोट का मतलब है जो वो छोटा सा अमाउंट, वो कैश का छोटा सा अमाउंट जो क्या होता है, जिससे हम चेंज देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम अलग रख लेते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं चेंज देने के लिए, जिसको हम कहते हैं उर्दू में खुल्ला देने के लिए। ठीक है, तो ये है, इसके अंदर कोई इतनी यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप इसको खुद समझेंगे तो ये आपको आ जाएगा समझ में। तो जैसे कि ये 20 नोट थे हमारे पास 2 पाउंड के, इसमें से 5 तो हमने रख लिए चेंज देने के लिए, 15 हम बैंक में जमा करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 पेंस के जो है हमारे पास 52 कॉइन्स थे, इसमें से 10 क्या किया हमने, 10 तो हमने रख लिए खुला देने के लिए, 42 हम बैंक में जमा करा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, और टोटल अमाउंट फिर हम ये जमा करा देंगे बैंक के अंदर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या करेंगे हम कि हम ये टोटल अमाउंट हम बैंक में जमा करा देंगे, 3,477 पेंस, 3,400 पाउंड्स एंड 77 पेंस। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको इतना जो है वो मुश्किल ना नहीं लगा होगा। अच्छा, अब ये 21, एक बात और बता दूं, 21 कैसे आया, 42 मल्टीप्लाई बाय 50 पेंस है, तो हमने 42 को 0.5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 21 पाउंड यहाँ पे ये जो है इसका अमाउंट आ गया। तो ये पूरा टोटल अमाउंट इस तरह से बन के ये पूरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,400 पाउंड्स एंड 77 पेंस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, देखें क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में क्या होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम समरी बनाते हैं क्रेडिट कार्ड वाउचर्स की। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वाउचर्स की हम समरी बनाते हैं, तो ये आपको जो है यहाँ पे दिया गया, कार्ड समरी इज अ डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल ऑफ द कार्ड पेमेंट्स बीइंग बैंक्ड। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हम समरी बनाते हैं क्रेडिट कार्ड वाउचर्स की, ये आपके सामने, हैव यू इम्प्रिंटेड द विद योर रिटेलर्स कार्ड बैंक प्रोसेसिंग कॉपी ऑफ समरी विद योर वाउचर्स इन करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, ये जो है ये आपके सामने जो है, कंप्लीट दिस समरी फॉर एवरी डिपॉजिट ऑफ एंड एंटर द टोटल ऑन योर नॉर्मल करंट अकाउंट पेइंग इन स्लिप। ये समरी आप बनाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड वाउचर्स की, यानी कि जितनी भी आपकी सेल हुई, अब मिसाल के तौर तौर पे आप सेल कर रहे हैं, आप एक लेट सपोज दुकान चला रहे हैं, उसमें जो है वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, तो जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड वाउचर्स होंगे, वो जो छोटी छोटी स्लिप्स जो होती हैं क्रेडिट कार्ड की, जितने भी आपके पास क्रेडिट कार्ड के वाउचर होंगे उनकी ये समरी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, वही इतने जो है वो इतने हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे कि आपने 20 आइटम जो है वो सेल किए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 आइटम्स और उनका जो टोटल अमाउंट है वो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये रिफंड वाउचर्स इस सूरत में होते हैं कि आपकी जो है ना वो सेल्स रिटर्न हो गई, यानी कि आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड से सेल की थी, लेकिन आपने उसके जो है वो पैसे वापस कर दिए, उसको रिफंड कर दिया, उसकी सेल्स रिटर्न हो गई, तो आपने उसको पैसे वापस कर दिए, तो उसको आप जो है पैसे तो वापस नहीं करेंगे क्योंकि कैश तो आपने लिया नहीं था, आपने तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ली थी, तो आप उसको एक रिफंड वाउचर बना के दे देंगे। तो यहाँ पे रिफंड वाउचर्स का अमाउंट आ जाएगा जो सेल्स वाउचर के अमाउंट में से लेस हो जाएगा। ठीक है, द फ्रंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिव्स द टोटल ऑफ द पेमेंट लेस रिफंड वाउचर्स। ठीक है, तो यहाँ
समरी के फ्रंट एंड पे, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि समरी के फ्रंट पे क्या आता है, समरी के फ्रंट पे ये जो आपके सामने ये जो समरी है, ये जो क्रेडिट कार्ड वाउचर्स की जो समरी है, इसके फ्रंट एंड पे क्या आता है, इसके फ्रंट एंड पे आता है तमाम वाउचर्स की जो है वो डिटेल्स। द फ्रंट गिव्स द टोटल ऑफ द पेमेंट्स, टोटल आता है जितनी भी पेमेंट्स हैं उनका जो है ना वो टोटल आता है, लेस रिफंड वाउचर्स, और रिफंड वाउचर्स का अमाउंट उसमें से लेस हो जाता है। रिफंड वाउचर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू अ रिटेलर। The original credit card sales voucher remains valid, but a refund voucher is issued to cancel out the sales voucher। अच्छा, यही वही बात लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई रिफंड वाउचर के बारे में अभी पहले। द आइटम्स कॉलम इज फॉर एंटरिंग द नंबर ऑफ सेल्स वाउचर एंड रिफंड वाउचर। अच्छा, आइटम्स कॉलम इसके अंदर ये बता रहे हैं, ये भी वही बात बताई कि जितने भी नंबर ऑफ आपके सेल्स वाउचर हैं और रिफंड्स वाउचर हैं वो आपके इसमें आइटम्स वाले कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है। द रिवर्स साइड ऑफ द समरी लिस्ट द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड वाउचर्स एंड द रिफंड वाउचर्स। अच्छा, अब ये जो समरी है देखें, ये जो समरी है, ये जो समरी है टोटल, ये जो आपने समरी बनाई है इसमें आप लिखेंगे कि कौन कौन से वो जो है वो वाउचर नंबर के लिहाज से देखें। द रिवर्स साइड ऑफ द समरी लिस्ट द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड द रिफंड वाउचर्स। अब इसमें जो है ना, इसमें जो है वो टोटल आएगा कि भाई हमारा ये वाउचर था तो इसका अमाउंट ये था, ये वाउचर था तो इसका अमाउंट ये था। टोटल जो है वो बिजनेस क्या करते हैं, तो ये इसका ना टोटल आ जाएगा यहाँ पे तमाम, यानी कि तमाम इसमें क्रेडिट कार्ड वाउचर्स तमाम आ जाएंगे और प्लस इसमें रिफंड वाउचर्स भी इस लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे, तो आखिर में एक नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। मोस्ट बिजनेसेस एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम बोथ वीजा एंड मास्टर कार्ड। इफ सो अ सेपरेट समरी वाउचर इज नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ कार्ड। देखें, क्रेडिट कार्ड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, तो ज़्यादातर बिजनेस इसी से पेमेंट लेते हैं। तो अगर अलग अलग जो है वो टाइप्स हैं कार्ड्स के, तो उसके जो वाउचर्स बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे, क्रेडिट कार्ड वाउचर्स, और उनकी समरीज भी इस तरह से वो क्रेडिट कार्ड जो है वो वाउचर्स जो है वो उसके अलग अलग बनेंगे, समरीज उसकी अलग अलग बनेंगी, और इस तरह से जो है उनकी जो बैक साइड है हम इस तरह से फिल करेंगे। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, द समरी वाउचर मस्ट ऑल्सो बी इम्प्रिंटेड with the retailer's own card details such as the retailer's name and its account number with the credit card company must also be imprinted with the retailer's own card details such as the retailer's name and its account number with the credit card company and its account number with the credit card company। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो है जो समरी वाउचर जो आप बनाएंगे, ये जो है इसको आपको जो है रिटेलर्स आपको जो है इसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, अपने जो आपके पास जो अपना जो आपके पास है, यानी कि आपके पास जो अपना जो वो है क्रेडिट कार्ड है उसकी भी डिटेल जो है वो आपको इसमें जो है वो प्रिंट करनी पड़ेगी, सच एज द रिटेलर्स नेम एंड इट्स अकाउंट नंबर विद द जो आपका, अच्छा हाँ, जो आपका जो बिजनेस का नाम है, जो आपका बिजनेस का नाम है और जो आपका अकाउंट नंबर है बिजनेस का। यहाँ पे बैंक बैंक कर लें, क्रेडिट कार्ड कंपनीज तो अब नहीं होती, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स कौन इशू कर रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास तो जो है पाकिस्तान में जो है नॉर्मली बैंक्स इशू करते हैं। तो इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड, ये समरी वाउचर के ऊपर क्या आना ज़रूरी है, रिटेलर्स की, रिटेलर की डिटेल भी होनी चाहिए जिसमें जैसे कि रिटेलर का नाम है, अकाउंट नंबर है, या रिटेलर का नाम है और उसका अकाउंट नंबर है, ये भी जो है वो क्रेडिट कार्ड समरी पे जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है रिटेलर का जो है वो सिग्नेचर भी जो है वो इन्होंने जो है रिटेलर का सिग्नेचर मांगा हुआ है, तो रिटेलर का सिग्नेचर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है मैं इस समरी में मैं नहीं देख रहा, इस कार्ड समरी के वाउचर पे जो है वो मैं नहीं देख रहा कि जो है वो रिटेलर का नाम कहीं पे मेंशन है, या जो है वो नाम कहीं पे मेंशन है, या अकाउंट नंबर कहीं पे मेंशन है। बहरहाल इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, यहाँ पे ये मेंशन किया कि जो हमारा समरी वाउचर बनेगा
उसके ऊपर क्या है, क्रेडिट रिटेलर के जो है ना वो अपना रिटेलर का नाम भी आएगा और उसका अकाउंट नंबर भी आएगा, ठीक है। वंस द कार्ड समरी हैज बीन फिल्ड इन, the total of the payments is copied on the reverse side of the paying in slip and added to the total of the payments by check. Once the card summary has been filled in, the total of the payments is copied on the reverse side of the paying in slip and added to the total of the payments by check. अच्छा, अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आपने ये पूरी समरी बना ली ना, तो जो आपके वाउचर्स होंगे, क्रेडिट कार्ड वाउचर्स होंगे, the total of the payments less refunds is copied on the total of the payments less refunds is copied on the reverse side of the paying in slip and added to the, अच्छा ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, देखें जो अमाउंट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, कार्ड समरी पे जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आप कहाँ और कहाँ मेंशन करेंगे, ये आप पेइंग इन स्लिप में भी मेंशन करेंगे, क्योंकि जो है पेइंग इन स्लिप में भी तो आप जमा करा रहे हैं ना कार्ड वाउचर के साथ। असल में होता क्या है कि यहाँ पे शायद मैं ये पॉइंट यहाँ पे मिस कर गया, आई एम रियली सॉरी। ये जो है कार्ड वाउचर जो है, ये जो कार्ड वाउचर है, ये जो कार्ड समरी है, इसको आप कहाँ किसके साथ जो है वो जमा कराएंगे, आप डिपॉजिट स्लिप के साथ जमा कराएंगे, ठीक है। द क्रेडिट कार्ड वाउचर्स, द कार्ड समरी एंड द पेइंग आर देन ऑल हैंडेड इन टू द बैंक। अच्छा, तो कार्ड वाउचर्स, कार्ड समरी और पेइंग इन स्लिप, ये तमाम चीज़ें फिर आप क्या करोगे, जो आप बैंक में जो है ना, ये तमाम चीज़ें फिर आप क्या करोगे कि ये तमाम चीज़ें जब आप फिल कर लोगे ना, कार्ड समरी, कार्ड समरी, डिपॉजिट स्लिप और कार्ड वाउचर्स, ये तमाम चीज़ें आप कहाँ जमा करा दोगे, फिर आप अपने बैंक में जमा करा दोगे जहाँ आपका अकाउंट है, जहाँ आप जमा करा रहे हो ये अमाउंट इन द एंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है हैंडलिंग स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी व्हेन टू पे मनी इनटू द बैंक। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑफ मनी की बात है, ठीक है। हैंडल किस तरह से करना है, रखना किस तरह से है पैसों को, ये तमाम बातें हैं इसके अंदर। देखें सिक्योरिटी मेजर्स, कुछ कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इफ़ अ लॉट ऑफ मनी इज केप्ट इन एन ऑफिस ओवरनाइट, इट शुड बी केप्ट इन अ सेफ रादर देन अ डेस्क और ड्रॉर। एक कॉमन सेंस की बात है कि देखें अगर बहुत सारे पैसे किसी ऑफिस में रखे हुए हैं, किसी जगह पे रखे हुए हैं, तो आप उसको ऐसे ही नहीं कि आप किसी दराज में रख दो, बल्कि आप उसके लिए एक तिजोरी बनाओ, एक सेफ बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग वो बनाओ, बॉक्स बनाओ, सेफ बनाओ, जहाँ से पैसे निकाले नहीं जा सकें इतनी आसानी से। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो क्या होती है कि तिजोरी होती है कैशियर्स के पास, या अक्सर आपने देखा होगा कि जो है सेफ्स होते हैं जहाँ पे कैश रखा जाता है, ठीक है। ये या लॉकर्स भी कहलाते हैं ये, यहाँ पे कैश रखा जाता है। Notes and coins should never be left lying around on desktops or in unlocked drawers. Even small amounts might be stolen. देखें छोटे जो अमाउंट्स होते हैं उसमें चोरी का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट होते हैं, उनको जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो छोटे छोटे आपके पास कॉइन्स हैं या छोटे अमाउंट्स हैं, उनको आप जो है वो हमेशा अपनी दराज में रखें, संभाल के रखें, ठीक है। व्हेन समवन इज गिवन द जॉब ऑफ टेकिंग द मनी टू द बैंक, देखें अब जब हम पैसे लेके जाते हैं ना बैंक, मिसाल के तौर पे, तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो उसका तो बेहतर तरीका ये है कि आपके पास एक सिक्योरिटी फर्म होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी कंपनी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप वो बैंक, वो जो कैश है वो आप बैंक तक पहुंचाएं। क्या करें कि आप जो है आपके पास सिक्योरिटी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो और सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी आए, सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स आएँ और वो पैसे लेके जाएं और वो बैंक तक पहुंचाएं, और फिर आप जो है ना वो पैसे बैंक में जमा करें, ठीक है। बेहतर तरीका तो ये है। अच्छा, अगर आप कोई शख्स लेके जा रहा है पैसे, तो उसमें फिर ये है कि देखें एक तो तरीका ये है कि कभी भी आप अकेले एक आदमी को मत भेजें, किसी उस बंदे के साथ किसी और को भी भेजें, यानी कि कम से कम 2 या 3 आदमी कैश जमा कराने के लिए जाएं। दूसरी बात ये है, फिर इसमें एक बात ये है कि आप जो है ना रोज़ाना एक ही टाइम पे नहीं जाएं कैश जमा कराने, क्योंकि इस तरह क्या हो सकता है कि आप अगर रोज़ाना एक ही टाइम पे कैश जमा कराने जा रहे हैं, तो आप क्या हो सकते हैं कि आप नज़रों में आ सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक शख्स ना जाए कैश जमा कराने, मुख्तलिफ लोग जाएं। हमेशा एक शख्स ना जाए कैश जमा कराने, बल्कि मुख्तलिफ
लोग ना कैश जमा कराने जाएँ, कभी कोई जाए, कभी कोई जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर कोई ऐसा है, कोई शख्स है, कोई किसी किस्म की मुखबरी हो रही है, या कोई जो है वो कोई इस तरह के अनासिर हैं जो ना आपको लगता है कि भाई जो चोरी चकारी हो सकती है, तो इस तरह से करने चाहिए कि फिर आप ना नज़रों में नहीं आते लोगों की। क्योंकि अब अगर एक ही शख्स जा रहा है और जो है वो रोज़ाना एक ही टाइम पे जा रहा है, तो वहाँ उसको जो है आसानी से मार्क किया जा सकता है, बजाय मुख्तलिफ लोगों के, ठीक है? मुख्तलिफ लोगों के जो अलग-अलग टाइम्स पे जाएँ। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हमें लेने होते हैं जब हम कैश को डिपॉज़िट करने की बात करते हैं बैंक में, ठीक है? तो ये भी इतना कोई यानी कि मुश्किल नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज़ के बारे में बात हुई है इसके लास्ट सेक्शन में, इस चैप्टर के। सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स, कौन कौन सी मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं जो बैंक्स हमें ऑफ़र करते हैं? करंट अकाउंट, जो हम अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, बैंक में। बैंक्स हमें लोन्स देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। लोन आपको पता ही होगा, लोन क्या होता है। सेविंग्स अकाउंट्स खोलते हैं एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सेविंग्स अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर क्या मिलता है, कुछ प्रॉफिट भी मिलता है। होता करंट अकाउंट की तरह ही है, लेकिन आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलता है। फॉरेन करेंसी सर्विसेज, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए, फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए फॉरेन करेंसी सर्विसेज भी देते हैं कस्टमर्स को अपने बैंक, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेफ कस्टडी और सिक्योरिटी फैसिलिटीज़, ठीक है ना, प्रोविजन ऑफ सेफ कस्टडी और सिक्योरिटी फैसिलिटीज़। तो हाँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे लॉकर है, बैंक्स में आप लॉकर खुलवा सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी कीमती चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, फाइनेंशियल एडवाइसेस भी अक्सर बैंक्स देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने पैसे, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिहाज से बैंक्स बताते हैं कि जो है वो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज ऑफर्ड बाय, अच्छा, टेलीफोन एंड इंटरनेट बैंकिंग, दिस इज समथिंग वेरी मच कॉमन नाउअडेज। ये तो अब काफ़ी जो है वो कॉमन हो चुकी है ये चीज़, इंटरनेट बैंकिंग और टेलीफोन बैंकिंग। इसमें कोई ऐसा वो मेरा नहीं ख्याल कि यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज टर्म्स। तो इस पैराग्राफ को ना आप अगर गो थ्रू करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। ये इतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल ना नहीं है मेरा ख्याल है। टेलीफोन एंड इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के बारे में हमें पता ही है कि अब ऑनलाइन पे बैंक्स ने वो करना शुरू कर दिया है कि बैंक्स जो है वो ऑनलाइन आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे दी हैं। ऑनलाइन पे आप जो है वो फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक से किसी और के बैंक पे। टेलीफोन बैंकिंग में क्या होता है कि आप टेलीफोन करके जो है वो क्या कर सकते हैं कि टेलीफोन करके आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नाउ ऑफर, टेलीफोन करके आप बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या मिसाल के तौर पे आपको जानना है कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है, आपको नहीं पता, आप बैंक को फ़ोन करें और आप उनसे उसी वक्त अपनी डिटेल्स दे के उनसे पूछेंगे मेरे अकाउंट का क्या बैलेंस चल रहा है, तो वो आपको उसी वक्त बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये टेलीफोन और इंटरनेट बैंकिंग में आती हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है ये बेहतर जो है वो इसमें समझ में आ जाएगा, और ये मेरा ख्याल है कि ये इतना मुश्किल कोई पार्ट इसका नहीं है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, देखें बैंक्स के अलावा इन एडिशन टू हाई स्ट्रीट बैंक्स देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन बैंकिंग टू अ greater or lesser extent. These often focus upon a specialized range of banking activity rather than provide the broad range offered by high street. The range of सब provided by, अच्छा अच्छा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, देखें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं कि एक कमर्शियल बैंक जो है वो हमें मुख्तलिफ सर्विसेज देता है, लेकिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे मुदारबा कंपनियाँ, मिसाल के तौर पे मुदारबा कंपनीज़ हैं, लीजिंग कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि वो ना आपको एक ही फैसिलिटी देती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक लीजिंग कंपनी है, तो लीजिंग कंपनी क्या करती है, खाली लीज़ पे जो है वो गाड़ियाँ वगैरह लीज़ पे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो बड़ा कमर्शियल बैंक है वो ये तमाम फैसिलिटीज़ एक साथ देता है आपको, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ देते हैं, और ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं उसके बारे में ना यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेप्टिंग सेविंग्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, देखें अगर किसी को कोई अपनी सेविंग है, किसी शख्स ने बहुत साल नौकरी की है और उसने पैसे जमा किए हैं, वो अब कुछ
सेविंग का अपनी जो है कहीं पे जमा कराना चाहता है जहाँ से उसको प्रॉफिट मिले। तो इस तरह की सर्विसेज जो है ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और उनको फिर कोई मंथली प्रॉफिट वगैरह उस पे उनको वो देते हैं, और वो पैसे उनके पास उस शख्स के जिस जितने अरसे के लिए भी वो चाहता है वो उसमें उनके अकाउंट में वो पैसे रहते हैं। लैंडिंग मनी सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया और विद इन स्पेसिफाइड पैरामीटर्स। हाँ, लैंडिंग मनी लोन्स भी देते हैं ये इंस्टीट्यूट्स जो है, ये इस तरह के इदारे जो हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह अक्सर लोगों को लोन भी देते हैं। जैसे फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस होते हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, वो बिजनेसेस को फाइनेंस करते हैं, तो उनको छोटे छोटे लोन्स वगैरह देते हैं लोगों को, और उस पे उनसे इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज करते हैं। मॉर्गेज फैसिलिटीज़ देखें, मॉर्गेज यानी कि ये भी इसी तरह की चीज़ है कि जो है हम गिरवी रखवाते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं, उसके बदले हम क्या करते हैं, हम उनसे लोन लेते हैं, तो ये क्या मॉर्गेज फैसिलिटीज़ वगैरह भी देते हैं। फिर ये है फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग सर्विसेज। अच्छा, ये फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग सर्विसेज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये क्या है कि ये आप जो है ना, ये आप पढ़ेंगे F9 लेवल पे, ये FA1 लेवल पे जो है वो इतना जो है वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, प्रोवाइडिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू बिजनेसेस, तो ये एक बहुत आगे की चीज़ है, यानी कि प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग सर्विसेज, ये एक बहुत आगे की चीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो है वो बैंक या कोई बैंक की तरह का इदारा क्या करता है कि आपसे जो है ना आपका रिसीवेबल खरीद लेता है और उसके अगेंस्ट आपको पैसे देता है। मिसाल के तौर पे आपके किसी से 1 लाख रुपए निकलते हैं, ठीक है, और बैंक आपको, तो ये जो इदारा है ये फैक्टरिंग एजेंसी है मिसाल के तौर पे, तो फैक्टरिंग एजेंसी क्या करेगी कि आपको 75,000 दे देगी और बोलेगी कि ये एक 100,000 जो है ये हम क्या करेंगे, ये हम जाके उस बंदे से ले लेंगे जिस जिससे आपके ये पैसे निकलते हैं, ठीक है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी इसी तरह से होता है कुछ, ये भी इसी तरह का काम होता है। अच्छा, प्रोवाइडिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू बिजनेस इन्वॉल्व विद इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। अच्छा, लेटर्स ऑफ क्रेडिट LC टू बिजनेसेस। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये एक सर्विस होती है बैंक की, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ना इस्तेमाल होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये एक सर्विस होती है बैंक की, इसमें बैंक जो है ना वो आपका एजेंट बन जाता है। बैंक क्या करता है, बैंक आपका एजेंट बन जाता है, ठीक है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो है ना ये लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है। ये भी आप जो है ये F9 लेवल पे पढ़ेंगे। इसकी जो है ज़्यादा डिटेल जो है वो इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है बताना। मर्चेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में वही उसी तरह की चीज़ें जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो ये सब जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस टू बिजनेसेस, यानी कि हम किसी बिजनेस को जो है वो एडवाइस दे रहे हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह के लिहाज से अगर कोई एडवाइस है कि कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कहाँ से पैसे लेने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस में आ जाती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मुहिद अहमद सिद्दीकी। लेट मी नो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, आई एम अवेलेबल on different social media platforms like Facebook, like WhatsApp, like LinkedIn. So thanks for watching and hope to see you soon.